नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीएन लोधा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विवाह, परिवार, समाज, लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण जीवन व शहरीकरण। ये चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ये L1 और L2 दोनों में कॉमन हैं। ये जो चीज़ें हैं L2 में तो एज इट इज़ है SST वाले सिलेबस में, और L1 में भी दोस्तों विवाह, परिवार और ये ग्रामीण और शहरीकरण, ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल लैंगिक संवेदनशीलता, ये वाला टॉपिक आपके हैं। तो दोस्तों, ये आप दोनों के लिए लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होने वाला है। वीडियो को दोस्तों आप अंत तक देखिए और वीडियो का मज़ा लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। 50 प्रश्नों के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, हर प्रश्न की जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां उसकी व्याख्या भी की जाएगी, ताकि आपको पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दोस्तों, मैं प्रश्न को पूरा पढ़ूंगा और आपको आंसर करने का मौका दूंगा। आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और लिखते जाइए आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय समाज की बुनियादी इकाई क्या है? दोस्तों, मैंने पहले ही बताया है कि ये जो लेवल 1 और लेवल सेकंड दोनों के लिए उपयोगी है दोस्तों। तो इसको ऐसा नहीं कि ये केवल लेवल सेकंड के लिए है या लेवल फर्स्ट के लिए, दोनों के लिए उपयोगी है। इसलिए दोनों को देखना जरूरी है। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद में प्रतिक्रिया दें। तो भारतीय समाज की बुनियादी इकाई क्या है दोस्तों? समुदाय, विवाह, परिवार, राष्ट्र। दोस्तों, क्या है इसका आंसर? अनुमान लगाइए। तो दोस्तों, इसका आंसर है परिवार। भारतीय समाज की बुनियादी इकाई जो है वो परिवार है दोस्तों। ठीक है, बुनियादी इकाई या आधारभूत इकाई है वो क्या है? परिवार है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय समाज की नहीं है? भारतीय समाज की विशेषता कौन सी नहीं है दोस्तों? प्रत्येक समाज में अपनी संस्कृति होती है, पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है, समाज मानवीय संबंधों एवं अंतः क्रियाओं की व्यवस्था है। तीसरा विकल्प है दोस्तों, समाज सदैव विकासशील होता है। तीन विकल्प हो गए दोस्तों। चौथा विकल्प है, समय एवं परिस्थितियों के अनुसार समाज में बदलाव या परिवर्तन संभव नहीं है। दोस्तों, इन चारों विकल्पों को पढ़ने के बाद में आपको लग रहा होगा कि इसमें से जो एक है वो समाज की नहीं है दोस्तों। वो क्या है? वो है दोस्तों चौथा वाला विकल्प। दोस्तों, इसमें समय और परिस्थितियों के अनुसार जो है अपेक्षित परिवर्तन हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये चौथा विकल्प इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? परिवार की विशेषता कौन सी है? नहीं है, ये देखना है। कम से कम दो भिन्न लिंगी वयस्क साथ साथ रहते हैं। पहला विकल्प, वयस्कों का बच्चों के साथ माता पिता का संबंध हो। ठीक है दोस्तों, सभी श्रम विभाजन के अनुसार कार्य करते हों। चौथा विकल्प है दोस्तों, सभी सदस्यों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं का आपसी संबंध ना हो। दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद में बताइए क्या है इसका आंसर। तो दोस्तों, इसका आंसर है चौथा वाला। दोस्तों, सभी सदस्यों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं का आपसी संबंध होना परिवार के लिए आवश्यक है दोस्तों। चूंकि परिवार एक साथ रहेगा तो उनके द्वारा जो उपभोग की जाने वाली वस्तुएं हैं वो एक समान होना जरूरी है दोस्तों। जैसे खान पान, रहन सहन, कपड़े वगैरह, कपड़े पहनना वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके से सामान्यतः है वो जो है कॉमन होना चाहिए। तो वो एक परिवार की विशेषता होगी दोस्तों। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न हो गया दोस्तों। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा एकाकी परिवार का सकारात्मक पहलू है? सकारात्मक पहलू, पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना है दोस्तों। आत्मनिर्भर एवं निर्णय की क्षमता, एकाकीपन की भावना, पारिवारिक संबंधों की महत्ता का ज्ञान, परिवार के सदस्यों के प्रति लगाव। दोस्तों, यहाँ चारों विकल्प देखने के बाद में हमको देखना है कि कौन सा एकाकी परिवार का सकारात्मक पहलू है, पॉजिटिव पहलू। ठीक है दोस्तों,
एकाकी परिवार का जो एकाकीपन जो है दोस्तों, ये तो नकारात्मक हो जाएगा, लेकिन सकारात्मक की बात है तो सकारात्मक होगा दोस्तों आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता। दोस्तों अगर परिवार छोटा होगा तो उसकी भरण पोषण की और भविष्य की जो निर्णय लेने की क्षमता है वो उसमें ज़्यादा होगी, वो निर्णय आसानी से लिए जा सकते हैं। और एकाकीपन जो है ये भावना रहेगी, लेकिन ये सकारात्मक पहलू नहीं है। और पारिवारिक संबंधों की महत्ता, ये संयुक्त परिवार की विशेषता है। और परिवार के सदस्यों के प्रति लगाव भी संयुक्त परिवार में होता है, एकाकी परिवार में कम होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न इस प्रकार से है, संयुक्त निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार का स्वरूप नहीं है। संयुक्त परिवार का स्वरूप देखना है दोस्तों। वंश परंपरागत संयुक्त परिवार, शाखीय संयुक्त परिवार, अनुपूरित शाखीय संयुक्त परिवार और परिस्थितिजन्य संयुक्त परिवार। तो दोस्तों इसमें संयुक्त परिवार का स्वरूप कौन सा नहीं है, तो दोस्तों विकल्पों को देखने के बाद में आपको लगा होगा। तो दोस्तों इसमें चौथा जो है परिस्थितिजन्य संयुक्त परिवार, ऐसा कोई स्वरूप नहीं होता है दोस्तों संयुक्त परिवार का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयुक्त परिवार के विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है। विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये देखना है दोस्तों। तो इसमें पहला विकल्प है दोस्तों मुद्रा का प्रचलन, शैक्षिक कारण, शहरीकरण, बेरोजगारी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, लगाइए अंदाजा। तो दोस्तों बेरोजगारी जो है संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है, बाकी सभी है दोस्तों। मुद्रा का प्रचलन है दोस्तों, और शैक्षिक कारण, शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग जो है पलायन करते हैं। और शहरीकरण भी जो दोस्तों ये संयुक्त परिवार के विघटन का कारण है। बेरोजगारी नहीं है दोस्तों, ये वाला आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, चौथा वाला। नेक्स्ट है प्रश्न, नेक्स्ट सातवां प्रश्न है दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। दोस्तों देखना है आपको 1956, 1955, 1972 और 1935। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1956। 1956 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों आठवां, अनुलोम व प्रतिलोम अनुलोम व प्रतिलोम है दोस्तों। अनुलोम और प्रतिलोम क्या है दोस्तों, ये देखना है आपको। ये है दोस्तों संस्थाओं के नाम है क्या, विवाह के प्रकार है क्या, परिवार के प्रकार है क्या, वैवाहिक रस्म है क्या। तो दोस्तों क्या है ये देखना है आपको दोस्तों। ये है दोस्तों अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के प्रकार है दोस्तों। अनुलोम विवाह जो है उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की अगर महिला होगी तो वो जो है अनुलोम विवाह कहलाएगा दोस्तों। और यदि निम्न वर्ग का पुरुष और उच्च वर्ग की महिला होगी तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग से तात्पर्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इस तरीके से हम ले सकते हैं। यदि एक ब्राह्मण का पुरुष जो है शूद्र महिला से विवाह करता है तो वो अनुलोम विवाह है दोस्तों। और यदि एक क्षत्रिय जो महिला है वो ब्राह्मण पुरुष से शादी करती है तो वो जो है दोस्तों वो प्रतिलोम विवाह होगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ये जो अनुलोम और प्रतिलोम की जो प्रथा है बहुत पुरानी है, पुराने समय से ही चली आ रही है। नेक्स्ट है दोस्तों, लाज होम सप्तपदी का संबंध किससे है दोस्तों, ये देखना है आपको। अंत्येष्टि की रस्म है, ये क्या है, यज्ञों से है, दहेज प्रथा से है, या दहेज से है, वैवाहिक रस्म है। तो दोस्तों किससे है, अंदाजा लगाइए क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर होगा चौथा, वैवाहिक रस्में। दोस्तों विवाह के दौरान लाज होम के अंतर्गत जो सामग्री होती है, हवन सामग्री, उसको हवन कुंड में डाली जाती है। और सप्तपदी के अंतर्गत जो है दूल्हे और दुल्हन को 7 जो है कदम आगे बढ़ाया जाता है दोस्तों। ये रस्में हैं दोस्तों। निकाह व मेहर संबंधित है, निकाह व मेहर संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों, ये देखना है आपको। पारसियों से, ईसाइयों से, मुस्लिम से, सिखों से, किससे है दोस्तों, ये है मुस्लिम से दोस्तों। किससे है, मुस्लिम से संबंधित है। किससे संबंधित है, मुस्लिम से संबंधित है दोस्तों। मुस्लिम समाज में निकाह को एक दीवानी समझौता माना गया है। और मेहर जो है दोस्तों ये स्त्री धन होता है, स्त्री धन, मेहर एक तरीके से ये दहेज है दोस्तों, मेहर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 11वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने 1822 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। किसने किया था दोस्तों, तो सती प्रथा जो है दोस्तों सर्वप्रथम बूंदी ने गैर कानूनी घोषित किया था। किसने, बूंदी ने किया था दोस्तों। और भी चर्चा कर लेते हैं इसमें जो है कोटा में कन्यावध प्रथा जो है सबसे पहले प्रतिबंधित की थी। उदयपुर में डाकण प्रथा, और जयपुर में क्या, कौन सी दोस्तों, दास प्रथा जो है जयपुर रियासत ने
बंद की थी दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा द्वारा 1829 में सती प्रथा अधिनियम लागू किया। यह अधिनियम कौन सा था दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत सी बार ये प्रश्न आ चुका है एज इट इज, तो ये आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अधिनियम 17, अधिनियम 15, अधिनियम 7, अधिनियम 5। तो दोस्तों कौन सा है इसमें? इसमें होगा दोस्तों, इसमें आंसर होगा दोस्तों पहला वाला, अधिनियम 17 है दोस्तों। अधिनियम 17 है दोस्तों। 1829 में सर्वप्रथम इसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने केवल बंगाल में लागू किया था और 1830 में संपूर्ण भारत में इसको लागू कर दिया था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। दोस्तों नियम 5 जो है इसका भी संबंध बता देता हूँ मैं। नियम 5 जो है 1843 जो है, 1843 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, और दास प्रतिबंध पर जो प्रतिबंध लगाया था उसमें नियम जो है वो नियम 5वां था दोस्तों। ठीक है, अधिनियम 5वां था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों, देखना है आपको। पहला विकल्प है दोस्तों त्याग प्रथा, किसमें प्रचलित थी ये देखना है। राजपूत समाज दे रखा है इसमें। दहेज प्रथा निरोधक अधिनियम 1961 दे रखा है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1892 में। शारदा एक्ट या बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है दोस्तों, ये जो है हमने पहले ही देखा था। ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कब? 1856 में लागू किया गया था दोस्तों। 1956 में कौन सा नियम आया था? भारतीय विवाह अधिनियम जो है 1956 में आया था। हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1956 में आया था। और 1856 में कौन सा अधिनियम आया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था दोस्तों। ठीक है, और ये जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विशेष प्रयासों से आया था। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके क्लियर हो गया होगा दोस्तों। पिछले 2 वीडियोज़ में व्याख्या करते समय हमसे कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो उससे संबंधित जो भी सुधार थे, त्रुटि सुधार थे, वो हमने कमेंट बॉक्स में लिख करके और ऊपर पिन कर दिया है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स देख लें वे लास्ट में, ताकि जो भूल सुधार हो उसको दुरुस्त किया जा सके दोस्तों। वैसे हम पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि शुद्ध रूप से पूरा व्याख्या करें, लेकिन बाय द वे कुछ हो ही जाता है किसी प्रश्न में, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन हम अच्छे से अच्छा करने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 14वां प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। ये डबल हो गया दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बार बार रिपीट हो गया दोस्तों वॉइस रिकॉर्ड करने में, तो इसको तो आप थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए। आपको ये देखना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू कब किया गया है, ये देखना है दोस्तों, है ना। कब किया गया है ये देखना है दोस्तों। इसमें जो चारों चीज़ें हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 22 जनवरी 2005, 22 जनवरी 2005, 24 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2016 और 23 जनवरी 2016। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन चारों दिनांक, एक दिनांक का आंसर तो ये है दोस्तों, लेकिन ये जो बाकी की 3 और भी हैं उनका जो है आंसर आप कमेंट करके बताइए कि इन दिनांक को क्या हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर है वो है 22 जनवरी 2005 को जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत जो है हरियाणा से हुई थी दोस्तों। हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है, इसलिए वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है दोस्तों भारत में, कहाँ का है? केरल का है दोस्तों। कहाँ का है? केरल का है। और केरल का कितना है दोस्तों? 1084 जो है लिंगानुपात है केरल का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य में है? ये मैंने पहले डिस्क्राइब कर दिया, आप देख लेना। पहला है हरियाणा, केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसमें क्या आंसर होगा? इसमें आंसर होगा दोस्तों केरल। केरल का है कितना है? 1084 महिलाओं, 1084 महिलाएं हैं, कितने? 1000 पुरुषों पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। परिवार में पाया जाता है, परिवार में क्या पाया जाता है? संघर्ष पाया जाता है क्या? सहयोग पाया जाता है क्या? उक्त दोनों या कोई नहीं? तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों उक्त दोनों इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 17वां प्रश्न। निम्नांकित में से कौन सा प्रकार्य
परिवार के प्राणी शास्त्रीय प्रकारों में शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 है यौन संतुष्टि, भोजन का प्रबंधन, संतानोत्पत्ति, प्रजाति निरंतरता। दोस्तों ये थोड़ा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। यह है प्रकार्य, प्राणी शास्त्रीय प्रकार्यों में, प्राणी शास्त्रीय प्रकार्यों में, यानी कि दोस्तों एक तरीके से जेनरेशन से संबंधित है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यौन संतुष्टि भी है और इसका जो संबंध है परिवार के प्राणी शास्त्रीय प्रकारों में शामिल है, यौन संतुष्टि भी है, संतानोत्पत्ति भी है और प्रजाति निरंतरता भी है दोस्तों, वंश क्रम को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन भोजन का जो प्रबंध है ये नहीं है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मध्यकाल में प्रारंभ हुई कुप्रथाएं थी, कौन कौन सी कुप्रथाएं थी ये आपको देखना है। बाल विवाह, जौहर प्रथा, सती प्रथा और उक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, उक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये प्रथाएं क्यों चालू हुई थी दोस्तों, बाह्य आक्रमणों से बचने के लिए लड़कियों का कम आयु में जो है विवाह कर दिया जाता था, और पर्दा प्रथा भी कहीं ना कहीं यहीं से प्रचलित हुई थी। विदेशी आक्रमणकर्ताओं की कुदृष्टि से बचने के लिए पर्दा किया जाता था दोस्तों। और सती प्रथा भी जो है दोस्तों, ये भी सती प्रथा प्राचीन पुराना है दोस्तों, ये इस समय से पहले है, लेकिन इस समय भी इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन मिलता था। लेकिन इसका आंसर क्या है दोस्तों, उक्त सभी। ज़्यादा विस्तृत रूप से है सती प्रथा जो है वो मध्यकाल में ही प्रारंभ हुई दोस्तों। हम राजस्थान के इतिहास में पढ़ते हैं तो जितने भी सती प्रथा के उदाहरण मिलते हैं वो मध्यकाल में ही मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 19वां, राजस्थान में आदिवासियों में वधू के पिता द्वारा दिया जाने वाला मूल्य क्या कहलाता है। दापा, पाल, झगड़ा, कोई नहीं। तो दोस्तों क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है दापा। वधु मूल्य क्या कहलाता है दोस्तों, दापा, दापा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है विवाह क्या है। विवाह क्या है दोस्तों, एक समूह, आनुवांशिकी, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक संस्था। तो दोस्तों विवाह क्या है दोस्तों, विवाह एक सामाजिक संस्था है दोस्तों। क्या है, सामाजिक संस्था। इसका आंसर क्या है, चौथा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है 21वां प्रश्न है दोस्तों, महिलाओं के उत्थान से संबंधित सामाजिक नीति उपागम में जिस अवधारणा का अनुसरण होता है वह है, क्या है दोस्तों, महिला कल्याण, महिला विकास, महिला सशक्तिकरण, उक्त सभी। दोस्तों थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से देखना है आपको, आप इसमें गड़बड़ कर सकते हैं। इस प्रश्न में महिलाओं के उत्थान से संबंधित सामाजिक उपागमों में जिस अवधारणा का अनुसरण होता है वह क्या है दोस्तों, तो वह क्या है दोस्तों, वह है महिला सशक्तिकरण। क्या है दोस्तों, महिला सशक्तिकरण। महिलाओं के उत्थान के लिए आप जितने भी कार्य करोगे वो सब किस में शामिल होंगे, महिला सशक्तिकरण में शामिल होंगे। चाहे महिला कल्याण हो, महिला विकास हो, महिलाओं का शैक्षिक विकास हो, महिलाओं को पंचायती राज में भागीदारी बढ़ाने का बात हो, तो ये सारी चीज़ें हैं महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। तो ये इसका आंसर क्या है, महिला सशक्तिकरण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 22वां प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है। दोस्तों किस वर्ष भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, महिला संवेदनशीलता वाले टॉपिक से। 2001, 2000, 2002, 2003। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 2001। महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001 में मनाया गया, किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 23वां, राजस्थान में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को 50% को शब्द इसमें मिस है दोस्तों, तो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। किस में दिया गया है दोस्तों, ये देखना है, लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज में या राज्यसभा में, किस में दिया गया है ये देखना है। क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा पंचायती राज संस्थाओं में राजस्थान सरकार द्वारा 50% आरक्षण दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़रूरी है। 24वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मातृवंशीय समाज नहीं है। कौन मातृवंशीय समाज नहीं है, खासी, गारो, नायर, नागा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा, नागा। नागा जो है दोस्तों वो मातृवंशीय समाज नहीं है दोस्तों, पितृवंशीय समाज है दोस्तों। दोस्तों ये जो खासी, गारो और नागा जो जनजातियां हैं ये पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, जबकि नायर जनजाति है वो दक्षिण भारत से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, 25वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में बालिका नीति कब जारी की गई। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखिए। 2003, 2014,
सॉरी 2003, 2013, 2014, 2015, 2012। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है 2013। 2013 में जो है राज्य बालिका नीति जारी की गई, किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये भी आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ये जो है ये विवाह से संबंधित मान लेते हैं इसमें, और सामाजिक प्रथाओं से संबंधित जो टॉपिक है उसमें भी ये प्रश्न उसमें भी शामिल हो सकता है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इतिहास का भी प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाए, इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। सती प्रथा किसके समय लागू हुई? विलियम बेंटिंग, हम पहले देख चुके हैं। दास प्रथा क्या है, कौन था? गवर्नर जनरल। विधवा पुनर्विवाह, डलहौजी। बाल विवाह, रिपन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? देखिए आप, क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल विवाह। बाल विवाह जो है दोस्तों कब लागू, बाल विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था ये देखना है आपको। 1929 में हरविलास शारदा द्वारा बाल विवाह जो अधिनियम है वो लागू किया गया था। और इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था दोस्तों? इरविन। कौन था? इरविन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा आंसर हो जाएगा? चौथा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 27वां प्रश्न है, भारत में ग्रामीण जनसंख्या है दोस्तों, भारत में ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी है दोस्तों? ग्रामीण और शहरीकरण से संबंधित टॉपिक है लेवल फर्स्ट में, और सॉरी लेवल सेकंड में। तो उसमें ये आपके आ जाएगा। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों, ग्रामीण जनसंख्या पूछा है दोस्तों, तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी हो जाएगी? देखिए आप, 68.86, 31.14, 65.33 और 52.18। क्या हो जाएगा दोस्तों? सारी जो डाटा है वो किसी न किसी से संबंधित है, बताइएगा आप कमेंट करके दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 68.86। 68.86 लोग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और 31.14 है ये शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है दोस्तों। बाकी दो का भी कमेंट करके बताइए किससे संबंधित है ये, आपको ध्यान हो तो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का आधार है। ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का आधार क्या है ये देखना है। कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, उक्त सभी। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, उक्त सभी हो जाएगा। ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का जो मुख्य साधन या आधार है वो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 29वां, यजमानी प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये है देखना, ये देखना है सही है। सही को देखना है, गलत को नहीं देखना है। यानी कि एक सही है और 3 गलत है, तो 3 गलत को अलग करना है, एक सही को छांटना है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में वंश परंपरागत व्यवसाय से संबंधित है। यह विवाह की एक रस्म है। यह संस्कार से संबंधित एक रस्म है। यह प्रथा शक्ति की जगह व्यक्ति है दोस्तों। ये शक्ति को व्यक्ति पढ़ना, यह प्रथा व्यक्ति को स्वतंत्र व्यवसाय अपनाने पर बल देती है। तो दोस्तों ये जो है ये व्यक्ति को स्वतंत्र व्यवसाय अपनाने पर बल नहीं देती है, बल्कि ये जो है यह ग्रामीण क्षेत्रों में वंश परंपरागत व्यवसाय से संबंधित है यजमानी प्रथा दोस्तों। जिस प्रकार से जो है नाई वगैरह और दोस्तों और भी जो जातियाँ थी जो अपने यजमानों के घर, यानी कि राव भी हुआ करते थे दोस्तों, जो पोथी लिखा करते थे और अपने यजमानों के घर जाया करते थे और वहीं इनका गुजर बसर होता था दोस्तों। इन वहाँ जो है इनके यजमानों के घर इनको जो है आजीविका के लिए दोस्तों अनाज वगैरह मिल जाया करता था। ठीक है दोस्तों, इससे इनका गुजर बसर होता था। लेकिन दोस्तों इस समय ये जो है ये प्रथा लगभग समाप्त हो गई है और सभी अपने अपने जो है ये चौथा विकल्प के अनुसार स्वतंत्र व्यवसाय अपनाने पर अपना रहे हैं। तो वर्तमान में ये प्रथा प्रचलित नहीं है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, गाँवों में अक्सर देखी जाती है, क्या देखी जाती है दोस्तों? छिपी बेरोजगारी, अशिक्षा, सामाजिक पिछड़ापन, उक्त सभी। दोस्तों क्या देखी जाती है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? उक्त सभी होगा। छिपी बेरोजगारी भी, अशिक्षा भी, सामाजिक पिछड़ापन भी। छिपी बेरोजगारी क्या दोस्तों? जैसे एक खेत है, यदि उस खेत में 2 व्यक्ति भी काम कर लेते हैं, तो परिवार में यदि 10 सदस्य हैं तो वो 10 के 10 ही सदस्य काम करेंगे, तो उसमें छिपी बेरोजगारी होती है दोस्तों। ठीक है, छिपी बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी, क्योंकि कृषि मौसमी व्यवसाय है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गांव में रहकर आजीविका हेतु कृषि करने वाला किसान कहलाता है। क्या कहलाता है? जमींदार कहलाता है, काश्तकार कहलाता है, भूस्वामी कहलाता है, जागीरदार कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? काश्तकार होगा दोस्तों। क्या होगा? काश्तकार हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 32वां प्रश्न है,
प्राचीन काल में कृषि किस वर्ग का मुख्य व्यवसाय था? तो दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हालांकि सिंपल सा प्रश्न है। तो दोस्तों किस वर्ग का मुख्य व्यवसाय था? शूद्र का था, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का या वैश्य का? तो किसका था दोस्तों? वैश्य का था दोस्तों। ब्राह्मण का दोस्तों यज्ञ वगैरह करना और शिक्षा देना और शिक्षा लेना इनका काम था। और क्षत्रियों का जो है युद्ध करना है ना, राज्य की रक्षा करना क्षत्रियों का काम था। और शूद्रों का बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना था दोस्तों। ठीक है, ये थे दोस्तों। इस प्रकार इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार से है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है, बेगार क्या है दोस्तों? बेगार मुक्त मजदूरी, एक फसल, एक आभूषण, एक जाति। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुक्त मजदूरी दोस्तों। बिना मजदूरी के जो है काम करवाना जो है वो बेगार कहलाता है दोस्तों। ठीक है, बेगार प्रथा ये है। राजस्थान गुजरात में बंधुआ मजदूर को कहा जाता है। गुजरात में बंधुआ मजदूर को क्या कहा जाता है? जीता, लागबाग, सागड़ी, हलपति। दोस्तों गुजरात में बंधुआ मजदूरों को जो है हलपति कहा जाता था। और कर्नाटक में जीता कहा जाता था दोस्तों। और सागड़ी जो है, सागड़ी प्रथा जो है राजस्थान में इसको सागड़ी प्रथा बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। लाग बाग क्या है दोस्तों? तो लाग बाग जो है दोस्तों, ये जैसे बिजोली आंदोलन में आप पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार की लाग बागों को लेकर के 1897 में बिजोली आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और इसमें लगभग 84 प्रकार की लाग बागें ली जाती थी। तो ये लाग बागें विभिन्न प्रकार के कर थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 35वां, कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखना है आपको, मजदूर दिवस 1 मई। मजदूर दिवस क्या है? 1 मई। जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस क्या है क्या है दोस्तों? 11 जुलाई। पर्यावरण दिवस 5 जून। और आगे है दोस्तों वानिकी दिवस। वानिकी दिवस क्या है? 21 अप्रैल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले वाले 3 देखते हैं दोस्तों। ये वाला बिल्कुल सही है, 1 मई को। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों जो है वानिकी दिवस दोस्तों, ये देखते हैं। तो वानिकी दिवस कब मनाया जाता? वानिकी दिवस जो है 21 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है दोस्तों। कमेंट करके बताइए आप कि वानिकी दिवस कब मनाया जाता है और 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल जो है प्रशासनिक सेवा दिवस भी है दोस्तों, है ना। प्रशासनिक सेवा दिवस भी है 21 अप्रैल। और भी एक दिवस है पर्यावरण से संबंधित, ये दिवस आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों। और वानिकी दिवस कब मनाया जाता है ये भी बताना है आपको। ठीक है, भारत में शहरीकरण की शुरुआत मानी जाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर मुझे पता है, आप आसानी से दे सकते हो। गुप्त काल, वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल। तो दोस्तों किस काल से शहरीकरण की शुरुआत मानी जाती है? दोस्तों हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा है। हड़प्पा सभ्यता पहली नगरीय क्रांति थी, तो हड़प्पा सभ्यता से ही शहरीकरण की शुरुआत मानी जाती है। जबकि मौर्य काल जो है द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जो गुप्त काल है, शहरीकरण के बजाय यहाँ जो है ग्रामीण संस्कृति ज़्यादा पुष्पित पल्लवित हुई थी। और वैदिक संस्कृति तो पूरी ग्रामीण थी। ठीक है दोस्तों। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन शहर है? प्राचीन शहर की बात हो रही है दोस्तों, तो कौन सा प्राचीन शहर है दोस्तों? कन्नौज, बम्बई, मद्रास, कोलकाता। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कन्नौज। कन्नौज जो है हर्षवर्धन की राजधानी थी और ये प्राचीन नगर था दोस्तों। 7वीं शताब्दी में जो है इसको हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है दोस्तों। मद्रास, मुंबई और कलकत्ता, इनकी स्थापना तो दोस्तों अंग्रेज़ों ने की थी। बहुत नए हैं दोस्तों ये तो। ठीक है, नेक्स्ट जो है दोस्तों, मरीन ड्राइव क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, नया है आपके लिए। मरीन ड्राइव क्या है? सॉरी, कहाँ स्थित है, क्या है ये भी बताऊंगा मैं। मरीन ड्राइव कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है बेंगलोर, मुंबई, मद्रास और कोलकाता। और दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों मुंबई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जो मरीन ड्राइव है ये समुद्र तट पर स्थित है और ये मुंबई में स्थित है। और ये समुद्री वनस्पति और जीवों से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, मरीन ड्राइव। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 39वां प्रश्न, गाँव से शहरों की ओर प्रवास के कारण हैं। गाँव से शहरों की ओर प्रवास करने के क्या कारण है? रोजगार की तलाश, प्राकृतिक आपदा, शहरीकरण, शहरी आकर्षण, उक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी। प्राकृतिक आपदा भी, गाँव में प्राकृतिक आपदा ज़्यादा आती है दोस्तों, तो इसके कारण से जो है
गाँव से शहरों की ओर पलायन होता है, लेकिन वर्तमान में उल्टा हो रहा है दोस्तों। शहरों में बीमारी फैल रही है। क्या फैल रही है दोस्तों? कोरोना फैल रहा है शहरों में, और गांव अभी तक इससे बचे हुए हैं। तो आजकल उल्टा हो रहा है, शहरों से गाँव की ओर लोग बाग आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 40वां प्रश्न। दोस्तों आप स्वयं भी लॉकडाउन का पालन कीजिए और दूसरों को भी लॉकडाउन का पालन करने के लिए प्रेरित कीजिए। घर पर रहिए और अपना अध्ययन निरंतर जारी रखिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है दोस्तों? कौन सा विकल्प सही नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये महिला संवेदनशीलता वाले टॉपिक से हैं, तो ये देखते हैं दोस्तों। स्थापना कब हुई, ये देखना है। स्थापना दे रखा है इसमें 1 जनवरी 1992 को। प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक। यह एक संवैधानिक संस्था है। वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह एक संवैधानिक संस्था है दोस्तों। संवैधानिक संस्था नहीं है दोस्तों, ये सांविधिक संस्था है। भारतीय संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया और उस अधिनियम के अंतर्गत ही इसको स्थापित किया गया। यदि इसको संविधान में इसका उल्लेख हो जाता, संविधान संशोधन हो जाता और संविधान संशोधन द्वारा इसको स्थापित करते, तो ये संवैधानिक संस्था हो जाती। लेकिन ये क्या है? सांविधिक संस्था है। सांविधिक इस प्रकार से है दोस्तों। सांविधिक संस्था है ये। कौन सी संस्था है? सांविधिक संस्था है। ठीक है। और दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसकी? रेखा शर्मा है। ये याद रखना है दोस्तों। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपके काम के हैं दोस्तों। ठीक है। 41वां प्रश्न है, इस प्रकार से है, पोक्सो एक्ट का संबंध है। पोक्सो एक्ट का संबंध किससे है दोस्तों? और ये भी बताना है आपको। पोक्सो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ। पोक्सो एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? पोक्सो एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? बिल्कुल आपको कमेंट करके बताना है। पोक्सो एक्ट के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित बहुत ज़्यादा घटनाएं होती हैं। तो दोस्तों बाल यौन शोषण रोकथाम या बाल यौन उत्पीड़न रोकथाम, दहेज निरोधक से, दहेज व्यापार से, देह व्यापार से और खाद्य सुरक्षा से। तो किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है यौन उत्पीड़न से है दोस्तों। किससे संबंधित है? यौन उत्पीड़न से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? प्रथम महिला मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी थी क्या? सरोजनी नायडू थी क्या? सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, नंदिनी सतपथी। कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री थी। सरोजनी नायडू कौन थी? ये प्रथम राज्यपाल थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। और दोस्तों सुचेता कृपलानी जो है, JB कृपलानी जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे, भारतीय संविधान में आप पढ़ते होंगे, उनकी पत्नी थी सुचेता कृपलानी। और ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी है और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी है दोस्तों। प्रथम तो हम जानते हैं, लेकिन दूसरी कौन है ये भी आपको आज बता देता हूं मैं दोस्तों। दूसरी है नंदिनी सतपथी, और नंदिनी सतपथी जो है ओडिशा की मुख्यमंत्री बनी थी दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। भक्ति शर्मा का संबंध किस खेल से है? भक्ति शर्मा का संबंध किस खेल से है ये देखना है। तैराकी, तीरंदाजी, निशानेबाज, कबड्डी। किससे संबंधित है दोस्तों? आपको पता होगा। तैराकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 44वां प्रश्न है, मनुष्य के शांतिपूर्ण संबंधों की अवस्था का नाम समाज है। एक परिभाषा है दोस्तों समाज की। उक्त पढ़िए इसको। उक्त परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों किसने दी है? एडम स्मिथ ने, डॉक्टर जेम्स ने, गिडिंग्स ने, या मैकेवर ने। बताइएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जल्दी से। क्या है इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर है डॉक्टर जेम्स। क्या है दोस्तों इसका आंसर? डॉक्टर जेम्स। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में मैंने सीधे प्रश्न ज़्यादा शामिल किए हैं, और इसमें जो है सीधे एक प्रश्न और उसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। मैंने जो मिलान वाले प्रश्न और वो नहीं दिए हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ही ऐसे हैं कि इसमें उस प्रकार के प्रश्न बनने की गुंजाइश बहुत कम है, ना के बराबर है। तो जो टॉपिक उस टाइप के प्रश्नों के लायक होंगे उसमें निश्चित रूप से हम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। इन 50 प्रश्नों को हम बहुत संक्षिप्त टाइम में ही समाप्त करने वाले हैं दोस्तों, ज़्यादा इसमें समय नहीं लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सती प्रथा पर रोक लगाने में किसके प्रयासों का सर्वाधिक उल्लेखनीय योगदान रहा है? किसका? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। राम मोहन राय या राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। किसका योगदान रहा है दोस्तों?
सती प्रथा पर रोक लगाने में? तो राजा राम मोहन राय ने। कब लगाई थी सती प्रथा पर रोक? 1829 में। 1829 में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था दोस्तों। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ठीक है दोस्तों। भारतीय समाज क्या है? भारतीय समाज क्या है? व्यक्तियों का समूह, नियमों की व्यवस्था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है सामाजिक संबंधों का जाल, एक न्यास। तो भारतीय समाज क्या है दोस्तों? भारतीय समाज जो है सामाजिक संबंधों का एक जाल है दोस्तों। ठीक है। 47वां प्रश्न है दोस्तों, शहरीकरण किसका परिणाम है? शहरीकरण किसका परिणाम है ये देखना है। अधिशेष उत्पादन, औद्योगिक विकास, आधारभूत सुविधाओं का विकास, उक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए कमेंट करके। इसका आंसर होगा दोस्तों उक्त सभी। उक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 48वां प्रश्न इस प्रकार से है, महिला विकास एवं सशक्तिकरण के संबंध में की समन्वित योजना का क्या नाम है? महिला विकास एवं सशक्तिकरण की समन्वित योजना है दोस्तों। इसका नाम जो है वो क्या है? तो उसका नाम बताना है आपको। स्वावलंबन, स्वाधार, स्वशक्ति या स्वयं सिद्धा। दोस्तों क्या है इस योजना का नाम? इस योजना का नाम है दोस्तों स्वयं सिद्धा। स्वयं सिद्धा योजना है दोस्तों। ठीक है। सेकंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज का सेकंड लास्ट प्रश्न इस प्रकार से है। 49वां प्रश्न, राजस्थान सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजनाएं संचालित कर रही है या कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है? तो दोस्तों इसमें देखना है कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास या KGBV, इसको हिंदी में इंग्लिश में शॉर्ट बोलते हैं, शॉर्ट में KGBV बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों गार्गी पुरस्कार योजना, बिल्कुल दोस्तों। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, बिल्कुल ये भी संचालित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? उक्त सभी। लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब ये जो लास्ट प्रश्न है, इस लास्ट प्रश्न का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? किस वर्ष पारित किया गया है? 2005 में, 2007 में, 2006 में या 2004 में? कब पारित किया गया है दोस्तों? सिंपल सा प्रश्न है। आप कमेंट करके बताइए ताकि मुझे पता चले कि अंत में वीडियो को कितने लोगों ने देखा है। ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों एक सूचना है आपके लिए। सूचना इस प्रकार से है कि कल जो वीडियो आएंगे दोस्तों, कल जो वीडियो आएगा मेरा यानी कि मोहनलाल लोधा का दोस्तों, उसमें जो है हम पढ़ने वाले हैं मौर्यकाल दोस्तों। और इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो के बाद में आपका जो SST का यूनिट फर्स्ट है वो पूरी तरीके से कवर हो गया दोस्तों। कल यूनिट सेकंड चलेगा और यूनिट सेकंड में मौर्यकाल हम पढ़ेंगे। मौर्यकाल को दो पार्ट में हम दो पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों। दो पार्ट के माध्यम से इसको कवर करेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। ओके, थैंक यू।